हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है विद क्वालिटी कंटेंट, यानी कंटेंट उम्दा है और आपकी शिक्षा भी जितनी है वो 100% मुफ्त है, यानी कि आपको कुछ भी पे नहीं करना। तो फ़ायदा आपका है और फ़ायदा उठाना भी है, क्योंकि भाई शिक्षा सबसे ज़रूरी होती है और जब वो फ्री में मिल रही है तो बिल्कुल लेनी चाहिए। तो आते हैं आज के वीडियो पर। आज का वीडियो है हमारा क्लास 12th हिंदी कोर की हमारी बुक है आरोह भाग 2, उसके गद्य खंड का हमारा अध्याय है आज 18। ये पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए भाषणों के स्वरूप में। यहाँ पर अब दो तरीके के भाषण प्रस्तुत किए गए। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो ये किस तरीके से अंबेडकर जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया था, हमने ये आप सभी को बहुत ही डिटेल में बताया और समझाया है। साथ ही इसके हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी करा दिए हैं, आपको वन शॉट रिवीजन भी करा दिया है। तो आज क्या करा रहे हैं? आज हम करा रहे हैं इसके एमसीक्यूज बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमसे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। ये दो तरीके से पूछे जाएंगे। पहला है हमारा गद्यांश आधारित प्रश्न और दूसरा है हमारा जो है संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न। तो दोनों ही तरह के प्रश्न कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं वो है हमारे गद्यांश आधारित प्रश्न, यानी कि पाठ में से कुछ गद्यखंड हमारे सामने प्रस्तुत किए जाएंगे और फिर उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। शुरू करें। तो सबसे पहले जो हमारे सामने आ रहा है वो हमारा पहला गद्यांश क्या है? यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रेजेंट समय में भी बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जाति का विभाजन हो, और उससे भी भयंकर बात है कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन कर दिया जाता है। ये श्रम विभाजन श्रमिकों का भी विभाजन करते हैं। तो अंत में क्या होता है, हमें प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती, अच्छी क्रिएटिविटी नहीं मिलती। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। मतलब एक समाज में, कोई भी सभ्य समाज हो, श्रमिक का विभाजन भाई ठीक है, एक मजदूर वर्ग होगा, एक शिल्पकार वर्ग होगा, ठीक है, तो सभी वर्ग के लोग होते हैं, ये जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि भाई हम श्रमिक वर्ग का जो व्यक्ति है वो शिल्पकार नहीं हो सकता या शिल्पकार वर्ग का श्रमिक नहीं हो सकता। तो ये बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि ये श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। विभाजन तो करती है लेकिन उनमें भी ऊंच नीच का पाठ विकसित कर देती है। अब इस गद्यांश पे आधारित प्रश्न क्या है? जाति प्रथा के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जाति प्रथा का, बाल विवाह प्रथा का, मजदूरी प्रथा का या समरसता का? तो जाति प्रथा के पोषक जो हैं, श्रम विभाजन जो है वो जाति प्रथा का ही दूसरा रूप मानते हैं। कि मतलब जो जाति प्रथा है मतलब श्रम विभाजन, जाति के आधार पर ही श्रम विभाजन, यानी कि दोनों एक ही चीज मांगते हैं। कौन सा समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजक को आवश्यक मानता है? कौन सा समाज? असभ्य समाज, सभ्य सनातनी समाज, सभ्य आधुनिक समाज या आदि मानव समाज? तो समाज है वो आपका सभ्य आधुनिक समाज जो है कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन। भाई हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रीशियन है उसको हम बोल दें कि तुम प्लम्बर का काम करो, ये तो नहीं हम कहेंगे, या उससे बोलेंगे कारपेंटर का काम करो। तो यहाँ पे प्लम्बर जो है वो प्लम्बर का ही काम कर सकता है, उनका अपना एक वर्ग है। इलेक्ट्रीशियन अपना काम करेगा, कारपेंटर अपना काम करेगा। तो ये हर एक श्रमिक का अपना अपना एक कैटेगरी है और किसी भी सभ्य समाज के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिसके अंदर जो हुनर है वो उस हुनर के हिसाब से काम करे। तो श्रम विभाजन तो ज़रूरी है, लेकिन जाति के हिसाब से श्रम विभाजन होना ये गलत है।
भारत की जाति प्रथा की क्या विशेषता बताई गई है? यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है, विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे को ऊंचा नीचा बताती है, का और खा दोनों सही है, या सभी को समान अधिकार देती है। तो यहाँ पर भारत की जो जाति प्रथा है उसकी विशेषता बताई गई है, का और खा दोनों, यानी कि ये श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन तो कर ही रही है, लेकिन साथ ही उन विभाजित वर्गों को भी ऊंच नीच का तबका दे देती है। गद्यांश में आए विडंबना शब्द से क्या अभिप्राय है? आडंबर, उपहास, अपेक्षा या गंभीरता। तो यहां पर जो विडंबना शब्द लिया गया है उससे तात्पर्य है उपहास। गद्यांश के अनुसार कोई भी सभ्य समाज क्या नहीं करता है? कोई भी सभ्य समाज क्या नहीं करता? श्रमिकों का विभिन्न श्रेणियों में अस्वाभाविक विभाजन, सभी को रोजगार के अवसर प्रदान करना, कट्टर नियमों और सिद्धांतों का पालन करना, या उपरोक्त सभी। तो कोई भी सभ्य समाज है वो श्रमिकों का विभिन्न श्रेणियों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। नेक्स्ट गद्यांश हमारे पास, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण रूप निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए। यानी कि आपको क्या करेगा जाति प्रथा, आपको एक पेशे में बांध दिया और पेशे में बांधने के बाद आपसे बोल रहा है कि उस पेशे में कुछ भी हो जाए, आपको अगर खाने को भी ना मिले, आप अर्न नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी कमा नहीं पा रहे हैं, आपको भूखा मरे, आप मर जाए, लेकिन आप अपना पेशा चेंज नहीं कर सकते हैं। आधुनिक युग की यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखा मरने के अतिरिक्त क्या चारा रह जाता है? भाई देखिए, पहले समय में ये होता था कि भाई इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन भाई तकनीकी आधुनिकता के कारण नहीं होता था, लेकिन प्रेजेंट समय में क्या होता है, कारखाने हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, तो अब वहाँ पे क्या होता है, तकनीकों का हेर फेर होता रहता है। कहीं पर भाई मजदूरों की ज़रूरत है, कहीं नहीं है। तो इस कंडीशन में पेशे बदलने की आवश्यकता आधुनिक समाज में ज़्यादा पड़ती है। पहले नहीं पड़ती थी लेकिन अब पड़ती है। तो अब अगर व्यक्ति जो है वो जाति प्रथा के अनुसार अगर श्रम विभाजन में बंधा रहेगा तो वो अपना पेशा नहीं बदलेगा तो भूखों मरने की नौबत आएगी ना। तो आज के समय में ये करना पड़ता है, हमें अपना पेशा बदलना पड़ता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो। हिंदू समाज में क्या दिया गया है, ये बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से कोई भी पेशा नहीं चुन सकता है। अगर उसका वो पैतृक पेशा है तब तो वो करेगा, अगर पैतृक पेशा नहीं है तो वो दूसरा पेशा नहीं। पैतृक मतलब जो उसके पुरखों ने यानी बाप दादा ने भी वही काम किया हो, उसे भी वही काम करना होगा। अब क्या पैतृक पेशा ना हो, भले ही उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बन रही है। तो जाति प्रथा क्या है, एक प्रमुख भी है और प्रत्यक्ष, यानी कि हमारे सामने जो है ये एक बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण बन रही है। अब इस गद्यांश पे आधारित प्रश्न क्या है? गद्यांश के अनुसार जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा? जाति प्रथा जन्म से ही पेशा तय कर देती है, जीवन भर मनुष्य को एक पेशे में बांध देती है, पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने पर भी मनुष्य को भूखा पड़ना पड़ता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उन्होंने ये सारी ही चीजें देखी हैं, जाति प्रथा में दोष देखे हैं ये सारे। मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता किस कारण पड़ती है? ऐसा कौन सा कारण है कि मनुष्य को अपना पेशा बदलना पड़ता है? उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास के कारण, स्वयं को उच्च वर्ग में सम्मिलित करने के कारण, निम्न वर्ग को घृणा की दृष्टि देखे जाने के कारण, या प्रतिकूल परिस्थिति के कारण। तो जो है जिसके कारण मनुष्य को अपना धंधा बदलना पड़ता है वो कारण है उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास के कारण। मतलब अब भाई टेक्नोलॉजी तो बढ़ेगी, बदलेगी, तो इस वजह से लोगों को अपने धंधे काम धंधे चेंज करने पड़ते हैं। पेशा बदलने की स्वतंत्रता के अभाव का क्या परिणाम होता है? जब पेशा बदलने की स्वतंत्रता होती है, जो स्वतंत्रता नहीं होती, अभाव यानी नहीं होता, तो इसका क्या परिणाम होगा? मनुष्य सदैव निम्न ही रहता है, मनुष्य को भूखा मरना पड़ता है, मनुष्य की निरंतर प्रगति होती है, मनुष्य सदैव दूसरों को कोसता है। तो क्या होता है, मनुष्य को भूखा बनने की नौबत आ जाती है अगर उसे आज़ादी ना हो अपना पेशा बदलने की।
जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे है? किस तरीके से वो एक प्रमुख कारण बन रही है और प्रत्यक्ष कारण भी बन रही है? पेशा परिवर्तन की अनुमति ना होने के कारण, हिंदू धर्म के कारण, पैतृक व्यवसाय में पारंगत होने के कारण, विषम परिस्थितियों को महत्व देने के कारण। तो जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो बन रही है वो है पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देने के कारण, कि मतलब आप अपनी मर्जी के अनुसार अपना पेशा बदल सके, इस चीज की अनुमति अगर ना दी जाए तो जो है ना बेरोजगारी, भाई जहां पर हमें जरूरत है वहां पर मजदूर मिल नहीं रहे हैं तो क्या होगा, आपको वहां पे काम नहीं होगा, और जहां पर आपके पास व्यक्ति हैं मगर काम नहीं है तो वहां बेरोजगारी है। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने के कारण आपको, जब आप फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते अपने कामों को चेंज करने में तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। अनेक लोगों को अपनी इच्छा अनुसार पेशा चुनने की स्वतंत्रता किस कारण नहीं मिल पाती? कौन सा ऐसा कारण जिसके कारण उन्हें अपने पेशा बदलने की अनुमति नहीं मिल पाती है? बेरोजगारी, निरक्षरता, जाति प्रथा या तकनीकी? तो पेशा बदलने की अनुमति जहां नहीं है वो है जाति प्रथा। अब आते हैं नेक्स्ट गद्यांश पे। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीब तो अरुचि के साथ केवल विवशतावश कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर चालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, वहां कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अतः इस निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। तो जहां एक तरीके से हमारे पास बेरोजगारी हो जाती है तो आर्थिक दृष्टि से भी यह हानिकारक है। दूसरा, व्यक्ति का इंटरेस्ट या रुचि के तौर पे भी यह हानिकारक है। भाई हमारी रुचि, अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है वो लकड़ी का सामान बड़ा अच्छा बना लेता है, मगर उसका पैतृक पेशा जो क्या रहा है, वो एक कुम्हार रहा है, मिट्टी के बर्तन बनाता रहा है, तो अब उसकी मजबूरी है कि अब उसे वो मिट्टी के बर्तन ही बनाने हैं, वो लकड़ी का काम नहीं कर सकता, जबकि हुनर उसके पास बहुत अच्छा है। तो यहाँ जो व्यक्ति के पास लकड़ी के काम का हुनर है, उसे इंटरेस्ट है, उसे ज़बरदस्ती मिट्टी के बर्तन बनाने पड़ रहे हैं, तो एक तो वहाँ पर आपका क्या हुआ, आपके हुनर का लॉस हो रहा है, साथ ही साथ वहाँ व्यक्ति की रुचि या इंटरेस्ट भी नहीं है। तो ये सारी दृष्टि से जो है काफ़ी हद तक जो जाति प्रथा के हिसाब से जो श्रम विभाजन होता है वो अच्छा नहीं है। अब इस गद्यांश पे आधारित प्रश्न क्या है? गद्यांश के अनुसार श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा दोषपूर्ण क्यों है? क्यों बताया गया है? व्यक्तिगत रुचियों को ध्यान में न रखने के कारण, मनुष्य के पेशे को पूर्व लेख से जोड़े जाने के कारण, मनुष्य को स्वतंत्र छोड़े जाने के कारण, व्यक्तिगत भावनाओं को ध्यान में रखने के कारण। तो क्या है? गद्यांश के अनुसार श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा दोषपूर्ण है क्योंकि मनुष्य के पेशे को पूर्व लेख से जोड़े जाने के, पूर्व लेख मतलब जो उसके पैतृक लेख, जो पैतृक कार्य रहे उन्हीं से जोड़ा जाता है, तो उससे के हिसाब से भी जाति प्रथा के हिसाब से श्रम विभाजन गलत है। कार्य निर्धारित होने का क्या दुष्परिणाम होता है? अगर आपका काम पूरी तरीके से निर्धारित है कि आपको यही करना है, तो इसका अंजाम क्या होता है? कार्य के प्रति दुर्भावना, कार्य कुशलता का अभाव, कार्य अरुचि के साथ करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या है, ये सारी ही चीज़ें हमारे सामने होंगी। मान लीजिए आप, जैसे अभी हमने आपको बताया आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो जब इंटरेस्ट के हिसाब से आपको काम नहीं मिलेगा और आपको जो आपका इंटरेस्ट नहीं है और उस काम में बांध दिया जाए, तो उसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम होगा कार्य के, मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं उसके प्रति हम अच्छी भावना से कार्य नहीं करेंगे, हमारी अच्छी प्रोडक्टिविटी, कार्य कुशलता निकल कर नहीं आएगी, मतलब जो हम काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो निकल, जब हमें काम में इंटरेस्ट नहीं है तो काम अच्छा होना ही नहीं है, किसी हाल में भी नहीं होना है। फिर है कार्य अरुचि के साथ करना, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये सारी ही चीज़ें निकल कर सामने आती हैं दुष्परिणाम के रूप में।
कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? आपको जो कार्य कुशलता यानी प्रोडक्टिविटी आपके अंदर के जो हुनर है उसको निखारने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? रुचि के अनुसार काम करने का अवसर प्रदान करना, कार्य को जबरन थोपा जाना, कार्य करने की विशेष छूट प्रदान करना, उत्पादकता को कम कर देना। तो यहाँ पर जो सही है वो है आपका पहला, रुचि के अनुसार काम करने का अवसर प्रदान करना, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है उसी के अनुसार अगर आप काम देंगे तो कार्य कुशलता बढ़ेगी। लेखक श्रम के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या किसे मानता है? सबसे बड़ी समस्या किसको मान रहा है? आर्थिक ढांचे को, स्वेच्छानुसार काम ना मिलने को, जनसंख्या वृद्धि को, या कार्य के प्रति उदासीन ना होने को? तो सबसे बड़ी जो समस्या मान रहा है वो है स्वेच्छा के अनुसार काम न, मतलब आपको अपने इंटरेस्ट के अनुसार काम ना मिलना, ये सबसे बड़ी बाधा होती है। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्यों हानिकारक है? यानी कि फाइनेंशियल रूप से जाति प्रथा क्यों हानिकारक है? मनुष्य की रुचि एवं आत्मशक्ति को कम करने के कारण, मनुष्य को आत्म केंद्रित करने के कारण, मनुष्य के नियमों में रहकर सक्रिय बनने के कारण, मनुष्य को उन्नति के अवसर प्रदान करने के कारण। तो आर्थिक पहलू से जो जाति प्रथा हानिकारक है वो है मनुष्य की रुचि एवं आत्मशक्ति को कम करने के कारण। उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, उसके अंदर की जो आत्मशक्ति है, होता है ना, हम जब कोई इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं हम तो बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी के साथ काम करते हैं, तो जब हम नहीं करेंगे तो वो आर्थिक हमें जो है हानि होगी। हम जब काम ही कायदे से नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं होगा और हम पैसा उतना अर्न नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट गद्यांश। गद्यांश संख्या 4 है हमारे पास में, मेरा आदर्श समाज। अब ये हमारा दूसरा जो भाषण था उनका, मेरा आदर्श समाज, उस पे से लिया गया है। समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्वता पर आधारित होगा, क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। अब इस गद्यांश पे आधारित हमारे पास में प्रश्न क्या है? लेखक के अनुसार एक आदर्श समाज के लिए क्या अपेक्षित है? क्या चीज चाहिए होती है? समानता, स्वतंत्रता, गतिशीलता या लोकतंत्र? तो सबसे जरूरी जो होता है वो है गतिशीलता, यानी कि कोई भी चीज सर्कुलेट में चलती रहे। सबको किनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए? दलितों की, स्वयं की, लोकतंत्र की या सरकार की? तो हमें सबको जो है स्वयं की, यानी कि जब हम अपनी करेंगे तो समझ लीजिए हम सबकी विकसित कर लेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। भाईचारे के वास्तविक रूप को क्या कहा गया है? दूध, पानी, समाज या लोकतंत्र? तो भाईचारे के वास्तविक रूप को बोला गया है लोकतंत्र, यानी कि लोगों का तंत्र। लेखक ने दूध और पानी के मिश्रण के माध्यम से क्या स्पष्ट करना चाहा है? दूध और पानी का जो मिश्रण उन्होंने बताया है उसके माध्यम से वो क्या चीज व्यक्त करना चाह रहे हैं? भेदभाव की समाप्ति, उच्च निम्न का भेद, उपयोगी और मूल्यहीन वस्तु, असमानता का भाव। तो उन्होंने दूध पानी के उदाहरण से जो है वो भेदभाव की समाप्ति, यानी जिस तरीके से दूध में पानी या पानी में दूध मिक्स हो जाता है उसी तरीके से हमें जो है आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। लोकतंत्र में क्या आवश्यक माना गया है? किस चीज को आवश्यक माना गया है? सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका, उच्च वर्ग का आरक्षण, साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव, उपरोक्त सभी। तो लोकतंत्र में साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव जो है वह आवश्यक माना गया है, ये जरूरी है, लोकतंत्र की नींव है। जब तक हम आपस में भाई भाई बनकर नहीं रहेंगे तब तक लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता है।
अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट गद्यांश, गद्यांश संख्या 5 पर। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा व संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। तो उसका अर्थ है उसे दासता से जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि दासता केवल कानून पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता, दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणतः जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। अब इस पर आधारित प्रश्न क्या है? जाति प्रथा के पोषक किसे स्वीकार नहीं करते? मनुष्य के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता, मनुष्य के संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता, मनुष्य की शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता, या उपरोक्त सभी? तो जाति प्रथा के पोषक जो स्वीकार नहीं करते वो है मनुष्य के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी छूट भारत में नहीं मिलती? किसी भी धर्म को अपनाने की, अपनी मर्जी का व्यवसाय चुनने की, अपनी मर्जी से शिक्षा प्राप्त करने की, किसी भी संस्था को अपनाने की। तो ऐसी जो छूट है जो भारत में नहीं मिलती वह है अपनी मर्जी का व्यवसाय चुनने की, जो उन्होंने भीमराव जी ने अपने भाषण में कही थी। अपनी मर्जी से व्यवसाय ना चुन पाना एक प्रकार से क्या है? अगर हम अपनी मर्जी से व्यवसाय ना चुन पाए तो उसे अंबेडकर जी ने क्या बोला है? सामाजिक मजबूरी, आर्थिक विपन्नता, गरीबी या दासता। तो वो उन्होंने बोला है दासता, यानी कि हम किसी के जो बंधक बनकर रह जाते हैं, दास बनकर रह जाते हैं। गद्यांश के अनुसार दासता का क्या अर्थ है? ये जो दासता शब्द का इस्तेमाल किया गया है, गद्यांश के अनुसार इसका क्या अर्थ होता है? कानूनी पराधीनता, कुछ व्यक्तियों द्वारा कर्तव्यों व व्यवहारों का पालन करने के लिए विवश होना, का और खा दोनों सही है, उच्च वर्ग के कार्य में सहायता करना। तो यहाँ पर गद्यांश के अनुसार कानूनी पराधीनता और कुछ व्यक्तियों द्वारा कर्तव्यों व व्यवहारों का पालन करने के लिए विवश होना, ये दोनों सही है। तो हमारा गा ऑप्शन सही होगा, यानी कि का और खा दोनों सही है। लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे क्यों अपनाने पड़ते हैं? क्या कारण है कि उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं? स्वतंत्रता के कारण, जाति प्रथा के कारण, धन प्राप्ति के कारण, या बेरोजगारी के कारण? तो वो कारण है हमारा जाति प्रथा के कारण। अब आते हैं नेक्स्ट गद्यांश। अब फिर से गद्यांश को ठीक से पढ़ेंगे हम। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर तालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। तो कंक्लूजन क्या है? जाति प्रथा के हिसाब से श्रम विभाजन किसी भी हद में सही नहीं है। ये मनुष्य का अस्वाभाविक जहां विभाजन ही कर रही है, वहां आर्थिक पहलू से भी ये सही नहीं है। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा किससे युक्त है? अब इस गद्यांश से जो प्रश्न आ रहा है हमारा पहला, वो क्या पूछा है? श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा किससे युक्त है? दुखद दोषों से, सुखद परिणामों से, गंभीर दोषों से, या सरल दोषों से?
तो क्या है उसका आंसर? वो है गंभीर दोषों से, उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस पर निर्भर नहीं रहता? जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन है वो किस चीज पर निर्भर नहीं है? मनुष्य की शिक्षा पर, मनुष्य की स्वेच्छा पर, मनुष्य की गलती पर, मनुष्य की समझदारी पर। तो वो जो निर्भर नहीं है वह है मनुष्य की स्वेच्छा पर, यानी कि मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है। श्रम विभाजन पर मनुष्य की किस भावना का कोई महत्व नहीं रहता? श्रम कौन सी ऐसी भावना है जिसका कोई महत्व, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है? भेदभावपूर्ण भावना, सामाजिक भावना, व्यक्तिगत भावना या राजनीतिक भावना? तो वह भावना है आपकी व्यक्तिगत भावना। मनुष्य की अपनी क्या भावना है इसका कोई इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं रहता है श्रम विभाजन के अंतर्गत। किसी भी काम में कुशलता कब प्राप्त नहीं होती? यानी कि बहुत ही ज्यादा महारत हमें कब प्राप्त नहीं होगी? जब तक व्यक्ति का दिल और दिमाग काम नहीं करता, जब तक समाज से सहायता प्राप्त नहीं होती, जब तक परिवार का सहयोग नहीं मिलता, जब तक व्यक्ति चिंताओं में नहीं घिरता। तो सही इसका ऑप्शन है, किसी भी काम में कार्य जो कुशलता है वो हमें प्राप्त नहीं होती तब तक जब तक व्यक्ति का दिल और दिमाग काम नहीं करता। मतलब जब तक हमारा दिल और दिमाग किसी काम में पूर्ण रूप से नहीं लगेगा तब तक उसमें हम कार्य कुशलता हासिल नहीं कर सकते हैं। हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो काम कैसे अच्छा हुआ? हो ही नहीं सकता है। जाति प्रथा मनुष्य को निष्क्रिय कैसे बना देती है? कैसे उसे निष्क्रिय बना देती है? मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि को दबाकर, मनुष्य का जो अपना इंटरेस्ट है उसको दबा देती है। मनुष्य की आत्मशक्ति को दबाकर उसके अंदर का जो उत्साह है, जिस उत्साह से वो काम करना चाहता है, उसे दबा दे। तो का और खा दोनों सही है, या मनुष्य को आलसी बनाकर? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो का और खा दोनों ही सही है। यानी कि जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि और उसके आत्मशक्ति को दबाकर उसे निष्क्रिय बना देती है। अब इस प्रश्न तक तो हमारे गद्यांश आधारित प्रश्न थे, हमने कराए। देखिए हम आपके लिए 6 गद्यांश लेकर आए, तो उसमें काफी हद तक के आपके एमसीक्यूज हो गए। अब जो आ रहे हैं हमारे पास वो हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न, यानी पूरे ही पाठ से लिए गए हैं। क्या है? लेखक की दृष्टि से वर्तमान समाज में सबसे बड़ी विडंबना क्या है? किस चीज को बोला गया है? जातिवाद के पोषकों की कमी ना होना, जातिवाद के पोषक नगण्य होना, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित होना, सामाजिक दृष्टि से जातिवाद उचित होना। तो सही क्या है? वो है हमारा जातिवाद के पोषकों की कमी ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, धन विभाजन के लिए किसे आवश्यक माना गया है? यानी कि धन जो विभाजित करने के लिए उसे किसे आवश्यक मानते? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता को, जाति विभाजन को, श्रम विभाजन को, जन विभाजन को? तो जो है वो आवश्यक है इस श्रम विभाजन को। यानी कि श्रम विभाजन जब स्वाभाविक रूप से होगा तो जाहिर सी बात है समाज में धन विभाजन भी सही तौर पर होगा। नेक्स्ट है, श्रम के परंपरागत तरीकों में किस कारण से परिवर्तन हो रहा है? जो उसके जो पहले से परंपरागत तरीके चले आ रहे हैं, किस कारण से अब उनमें परिवर्तन होना शुरू हो चुका है? शिक्षा के कारण, गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, या आधुनिक तकनीक के कारण? तो अब इसमें जो बदलाव हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है आधुनिक तकनीक। यानी कि जो आपका टेक्नोलॉजी आ रही है उसके कारण से अब इनमें बदलाव होना शुरू हो चुका है। किस सिद्धांत में मनुष्य के प्रशिक्षण व उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है? यानी कि बच्चे के जन्म से पहले ही निर्धारण कर दिया जाता है कि वो कौन सा कार्य करेगा। कौन सा सिद्धांत है? समानता के सिद्धांत, स्वतंत्रता के सिद्धांत, जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत, या सामाजिकता के सिद्धांत? ये सिद्धांत हैं आपके जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत के अनुसार ये चीज निर्धारित कर दी जाती है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कौन सा एक कारण है? बेरोजगारी और भुखमरी का सबसे बड़ा कारण क्या बताया गया? धार्मिक आस्था, समानता, जाति प्रथा, या स्वतंत्रता? तो सबसे बड़ा कारण बताया गया है जाति प्रथा को। वर्तमान समय में जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण है। कैसा कारण है?
प्रत्यक्ष, प्रमुख, का और खा या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है प्रत्यक्ष भी है और प्रमुख भी है, दोनों ही सही है। तो यहाँ पर का और खा यानी कि गा ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, जाति प्रथा किस प्रकार के समाज के लिए हानिकारक है? कैसे समाज के लिए? आर्थिक पहलू से, सामाजिक पहलू से, सांस्कृतिक पहलू से, या ये सभी? तो भाई जाति प्रथा किसी भी तरीके से, किसी भी पहलू में आप देख लो हानिकारक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन सभी तरीके से हानिकारक है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज के आधार पर एक आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता पर, समानता पर, भ्रातृत्वता पर, या ये सभी पर? तो एक आदर्श समाज जो है इन सभी पर आधारित होने, जहां स्वतंत्रता हो, समानता हो, भ्रातृत्वता हो, तो ऐसा समाज जो है आदर्श समाज कहलाएगा। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का आश्रय बताइए। दूध पानी के मिश्रण से भाईचारे का आश्रय क्या है? क्या बताया गया है इसमें? भाई दूध पानी की तरह मिले हों, भाई भाई में प्रेम हो, दूध पानी का मिश्रण हो, साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। तो सही क्या कारण बताया गया? इसका आश्रय, इसके पीछे का जो मतलब वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि साथियों के प्रति हमारा श्रद्धा और सम्मान का विषय। हमारे, हम जिसके साथ काम कर रहे हैं या हमारे आस पड़ोस के लोग, हम कहीं पे भी जा रहे हो, सभी के साथ हमारा श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। किसी को भी हमें अपमानित करना या हिकार की दृष्टि से देखना गलत बताया गया है। श्रम विभाजन व जाति प्रथा के अनुसार लोकतंत्र क्या है? क्या चीज बताई गई है लोकतंत्र को? शासन की एक पद्धति, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति, समाज में सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान की खा और का सही है। तो श्रम विभाजन व जाति प्रथा के अनुसार लोकतंत्र जो है वह है सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है और साथ ही समाज में सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान भी है। हिंदू धर्म को जाति प्रथा में व्यक्ति को क्या चुनने की स्वतंत्रता नहीं है? जाति प्रथा में क्या चीज चुनने की स्वतंत्रता नहीं है? इच्छा अनुसार पेशा, शिक्षा, स्वतंत्रता या धर्म? तो नहीं है, वो है इच्छा अनुसार पेशा, यानी कि आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने जो है पेशे को चुन नहीं सकते हैं। आदर्श समाज में परिवर्तन का लाभ किन्हें प्राप्त होगा? अगर हम आदर्श समाज में परिवर्तन करते हैं, यानी कि जो उनकी खामियां उनको हटा दें, उनमें कुछ परिवर्तन करें, तो इससे किसको लाभ प्राप्त होगा? अमीरों को, गरीबों को, ऊंची जाति के लोगों को, या सभी को? तो मेरे हिसाब से सभी लोगों को। भाई समाज अच्छा होगा तो समाज में रहने वाले सभी लोग, ऊंच हो, नीच हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी को लाभ प्राप्त होगा। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में विवाद का विषय क्या रहा? फ्रांसीसी नारे के विवाद का विषय क्या था? समता, स्वतंत्रता, समाजवाद या लोकतंत्र? तो सबसे बड़ा विवाद का कारण रहा था समता, समानता को जो है वो विवाद का कारण था। श्रम विभाजन व जाति प्रथा पाठ के आधार पर बताइए कि मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है? किस बात पर निर्भर करती है? शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, मनुष्य के अपने प्रयत्न, या उपरोक्त सभी? तो श्रम विभाजन व जाति प्रथा पाठ के आधार पर मनुष्य की क्षमता जो है वो निर्धारित करती है इन सभी पर, यानी कि शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, मनुष्य के अपने प्रयत्न, सभी पर निर्भर करती है। जाति प्रथा व श्रम विभाजन के अनुसार समता का औचित्य किस पर निर्भर करता है? जो समता का जो औचित्य है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? समान अवसर पर, समान व्यवहार पर, का और खा, या उपरोक्त में कोई नहीं? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका का और खा, यानी कि जब हमें समान अवसर मिलेंगे, सबको हम समान व्यवहार करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो है सभी को समान भाव से सारी चीजें अपनाई जाएंगी। श्रम विभाजन व जाति प्रथा पाठ के अनुसार एक राजनीतिक को बहुत बड़ी जनसंख्या में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? मतलब जब बहुत बड़ी जनसंख्या हो, जैसे भारत है, काफ़ी बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो एक राजनीतिक को वहाँ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए? जाति अनुसार, समान व्यवहार, धर्मानुसार, या व्यवसाय के अनुसार? तो जाहिर सी बात है एक राजनीतिक को जो है वो समान व्यवहार, सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव के आधार पर व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेखक के अनुसार समता किस जगत की वस्तु है? समता जो लेखक ने जो बताया है, यानी कि हमारे
जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने समता को किस जगत की वस्तु बताया है? काल्पनिक जगत की, वास्तविक जगत की, आर्थिक जगत की या सामाजिक जगत की? तो समता जो बताई है वो उन्होंने बताई है काल्पनिक जगत की वस्तु, जहाँ ऐसा एक जगत जहाँ पर सभी समान हो, ऐसा समाज जो होगा वो काल्पनिक ही होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम बताइए। ये दोनों जो पाठ हमने पढ़े, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जो है, और साथ ही मेरे आदर्श समाज, इसके लेखक कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु खरे या धर्मवीर भारती? तो ये पाठ के जो लेखक हैं वे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए किससे बांध देती है? किससे बांधती है? एक ही व्यवसाय से, अनेक व्यवसायों से, व्यवसाय बदलने से या व्यवसाय छोड़ने से? तो किससे बांध देती है? एक ही व्यवसाय से। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक आप एक ही व्यवसाय में बंधे रहेंगे, आपको पेशा बदलने या अपने इच्छानुसार पेशा चुनने की आज़ादी नहीं है। जाति प्रथा में व्यक्ति को कौन सा पेशा मिलता है? किस तरह जाति प्रथा के अनुसार जब श्रम विभाजन होता है तो एक व्यक्ति को किस तरह का पेशा मिलता है? पैतृक पेशा, स्वतंत्र पेशा, उच्च पेशा या तकनीकी पेशा? तो जो श्रम विभाजन, जाति प्रथा में जो श्रम विभाजन होता है उसमें व्यक्ति को अपना पैतृक पेशा मिलता है, यानी कि जो उसके दादा परदादा जिस पेशे में रहे वही पेशा उसे स्वीकार्य होगा। तो ये रहा हमारा पाठ, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। अब इस पार्ट से संबंधित हमने जो डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट रिवीजन, टेस्ट पेपर, एमसीक्यू सभी जो कराया है वो आपको कहाँ मिलेगा? उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरह की आपको जो पेज ओपन होगा वहाँ पर आएगा सीबीएसई K2 2। सिंपल आपको इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे आपके सामने पूरी क्लासेस हैं। अब आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है। क्लास है आपकी 12th, यहाँ हमने 12th सिलेक्ट किया। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे 12th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। अब तो सबसे पहले हमारा जो आती है वो है, हमने बुक पढ़ी है आरओ, तो ये रही हमारी हिंदी आरओ बुक। इसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आरओ में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स, जितने भी चैप्टर हैं आपके सामने होंगे। अब जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है बस उसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही सारे टॉपिक्स आपके सामने होंगे। तो जो भी टॉपिक्स पढ़ना है, मान लीजिए आपको एमसीक्यूज पढ़ने हैं या वन शॉट रिवीजन पढ़ना, जो भी पढ़ना है उसे आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही इस तरीके से आपका वीडियो स्टार्ट होगा। वीडियो पूरा देखिए, चैप्टर अच्छे से समझिए, एग्जाम टेस्ट की तैयारी अच्छे से कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।